ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। इस डेमो क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई नक्षत्र क्या है, नक्षत्र की परिभाषा क्या है ना, राशि क्या है, राशि चक्र और भाचक्र क्या है, नक्षत्र और ग्रह में कुछ अंतर है या नहीं है, और नक्षत्र ज्योतिष का अध्ययन हमें किस लिए करना चाहिए, क्या कारण है ना। पौराणिक जो हमारी कथा कहानियां, जैसे अभी मैडम ने कहा, तो पौराणिक जो कथा कहानियां हैं उसका किस प्रकार से हम इसमें अपने जो फलादेश है उसमें वो किस प्रकार से हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको जोड़ सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए, जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में पौराणिक कथाओं का या जो फलादेश का है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको जरूर क्लियर करूंगा सो दैट आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा और आप जो है एक तरीके से एनालिसिस करने में अपना और जो है प्रिसाइज हो सकेंगे। तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र देखिए, एक तो नक्षत्र की जो परिभाषा दी गई है, नक्षरति न सरति, मतलब वो स्थिर है। नक्षत्र जो है स्थिर है। और जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए अलग अलग जो किलोमीटर हमारे पड़ते हैं कि भाई इस शहर पे या इतने किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो है ये शहर पड़ेगा, या इतने किलोमीटर की दूरी पे ये शहर पड़ेगा। तो वैसे ही नक्षत्र में भी ये बात है कि हमारा जो भाचक्र है, हमारा जो ज़ोडियाक है, वो कितना है? 360 डिग्री का है। और इस 360 डिग्री में हमारे पूरे 27 की 27 नक्षत्र जो है जोड़ दिए गए हैं। 28वां नक्षत्र उसमें अभिजीत है, जो बहुत ही कम मतलब रेंज में है, 276.40 यानी 276 अंश और 40 कला ले ले, इससे 280 से 54 के बीच में वो वहां पर रहता है। मतलब उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में उसको स्थान प्रदान किया गया है, लेकिन राशियों में कहीं उसका आवंटन जो है नहीं किया गया है। हालांकि जब हम थोड़ा सा जब बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई यजुर्वेद में, अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों की चर्चा की गई, जिसमें अभिजीत को भी शामिल किया गया है। लेकिन चूंकि वो क्रांति पथ से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने विभाजन किया है, हालांकि जो राशि शब्द है हमारे यहाँ, राशि शब्द का प्रयोग बहुत बाद में, जब बेबीलोन है या खालदिया के जो लोग हैं उनसे जब हमारा संपर्क हुआ, तब ये राशि शब्द जो है हमारे ज्योतिष में भी शामिल कर लिया गया। तो विशुद्ध रूप से यदि हम देखें तो हमारा जो वैदिक परंपरा रही है, भाई रामायण पढ़ लें आप या महाभारत पढ़ लें, तो उसमें भी हमें जो है नक्षत्रों की चर्चा समझ में आती है, राशियों की कहीं पर भी उसमें बात नहीं कही गई। यहाँ तक कि जो हमारे दिनों के नाम है, महीनों के जो नाम है, वे भी नक्षत्रों के आधार पर जो है रखे गए हैं। तो नक्षत्र जो शब्द है, एक तो आसमानी नक्शा को भी बतलाता है और नक्षत्र को देवताओं का ग्रह भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया है कि भाई जो हमारे कर्म हैं, तो इस हमारे जितने भी जो कर्म हम करते हैं, उन कर्म का जो स्टोरेज है वो इन नक्षत्रों में होता है। ठीक है ना। और अब आज के समय में यदि हम देखें तो कालांतर में इसको हमने इतना लोकप्रिय बना दिया, किसको? राशि शब्द को, कि समाज में आज हम राशि की ही बात करते हैं, है ना। मेरा चंद्रमा भाई मीन में चल रहा है, या मेरे जो शनिदेव हैं आज वो मीन राशि में है, या मेरा अमुक ग्रह अमुक राशि में है। वी नेवर से कि भाई मेरा जो चंद्रमा है आज शतभिषा नक्षत्र में है ना, या अश्विनी नक्षत्र से गुजर रहा है। हम लोग आम बोलचाल में भी इस प्रकार से बात नहीं करते हैं।
तो वस्तुतः भविष्य कथन या किसी कुंडली के विश्लेषण के संबंध में जब हम राशि की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो लेवल, हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। और जब हम नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं तो फिर हम तब हम जो है माइक्रो लेवल पर हम कुंडली के बारे में बात करते हैं। और यही कारण है, जैसा अभी रिंकू जी ने कहा, कर्क राशि के का उदाहरण उन्होंने दिया कि एक राशि के जातकों में एक रूपता नहीं दिखती है ना। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे कि भाई जो राशि है, राशि क्या चीज है। तो राशि जो है वो आपके नक्षत्रों का समूह है। राशि का मतलब क्या है? ढेर, समूह, ग्रुप, मात्रा, यदि आप उसके और सिनोनिम्स देखना चाहें तो राशि जो है एक समूह है। और समूह किसका है? तो भाई नक्षत्रों का है। तो एक राशि में कितने नक्षत्र आप हम सब जानते हैं भाई, 2.25 नक्षत्र या 9 चरण की एक राशि है। और ये जो टोटल हमारा जो जोडियाक है, ये राशियों का समूह है, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है ना। जो अभी आपको मैंने उदाहरण दिया शहर में जाने आने का, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र या जो है 9 चरण की एक राशि हमारी बनती है। अब राशि में ये जो नक्षत्र सम्मिलित हुए हैं, 2.25 नक्षत्र, तो हम क्या बोलते हैं सामान्य तौर से कि भाई ये जो राशि है, अभी आगे हम देखेंगे उसको। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई मेष राशि क्या है, तो आप तुरंत उसके बारे में बातचीत करने लगेंगे। ठीक है, वो अभी अपन आगे देखते हैं। तो अब नक्षत्र और ग्रह में क्या अंतर है और इनमें से प्रभावी कौन है, ये भी एक बात आती है सामने। तो नक्षत्र स्थिर हैं, जैसा कि बताया कि न क्षरति न चरति, ठीक है ना। और वो उनका अपना प्रकाश है, नक्षत्रों का स्वयं का प्रकाश है। जबकि जो ग्रह हैं ये सूर्य के नक्षत्रों से प्रकाशवान है। ठीक है ना। अब नक्षत्र क्या काम करता है, राशि जैसे अभी हमने पढ़ी, तो राशि में एक बात और है। राशि क्या करती है? राशि आपको एक वातावरण प्रदान करती है ना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। और उस एटमॉस्फेयर में जब कोई ग्रह गुजरता है, इट इज जस्ट लाइक कि भाई आपके 5-7 कमरों का मकान है और उसमें एक एसी बहुत फुल उस पर चल रहा है और एक जगह हीटर चल रहा है। तो व्हाट यू फील कि जब आप ठंडे वाले कमरे में गए तो आपको ठंड लगने लगी, आप व्यक्ति एक ही हो, लेकिन जब आप गर्म कमरे में गए हीटर में तो आपको गर्मी महसूस होने लगी। लाइक दैट, जब ग्रह किसी नक्षत्र में मूव करते हैं, किसी नक्षत्र से गुजरते हैं, तो उनका भी जो फल देने का तरीका है वो अलग हो जाता है। तो अब इसमें से प्रभावी कौन है? तो प्रभावी कौन हुआ भाई, बताइए कौन ज्यादा प्रभावी? नक्षत्र प्रभावी है कि ग्रह प्रभावी है? जो नक्षत्र प्रभावी हैं वो एनवायरनमेंट नक्षत्र क्रिएट कर रहे हैं। प्रभावी, गुड। नक्षत्र ही प्रभावी। हालांकि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम देखें, खगोल शास्त्र के हिसाब से जब पढ़ते हैं, तो भाई ये नक्षत्र जो है गर्म गैस के गोले हैं, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, थोड़े बहुत धूल के कुछ कण हैं। और इन तारों की जो मतलब तारा यानी ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों की जो आयु है ये भी बहुत लंबी है, अरबों खरबों वर्ष तक जो है ये बने रहते हैं। तो यदि शक्ति की हम बात करें, यदि प्रभावशीलता की बात करें, तो ये जो नक्षत्र है ये ना केवल हमें हमें मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बल्कि सृष्टि के जो प्रत्येक अंग हैं, सृष्टि में जो कुछ भी है, चर अचर, सबको ये समान रूप से प्रभावित कर देते हैं। और इन नक्षत्रों के देवता भी हैं अलग अलग, है ना। जैसे अश्विनी के अश्विनी कुमार हैं, भरणी के जो है यम है, रोहिणी के ब्रह्मा जी हैं, मृगशिरा के सोम हैं। तो इनकी भी क्वालिटी इन नक्षत्रों में हमको दिखती है। अब नक्षत्रों का जो महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, वो क्या है? आप देखिए कि हमारे जीवन का कोई भी घटनाक्रम जब होता है, चाहे हम विवाह करने जाएं, चाहे हम गृह प्रवेश करने जाएं, चाहे बच्चों का नामकरण करना चाहें या बच्चों को पहली बार भोजन करवा रहे हैं, तो हम सीधा नक्षत्र ही देखते हैं। जो पंडित लोग हैं जो मुहूर्त निकाल के देते हैं, वे भी क्या करते हैं, वे भी नक्षत्र ही देखते हैं। या कोई हम अमृत सिद्धि योग देखते हैं या कोई सिद्धि योग देखते हैं, इसमें सब में क्या है, वही बात आती है कि नक्षत्र ही मूल है। अब नक्षत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं।
कोई अधोमुखी है, कोई ऊर्ध्वमुखी है, कोई त्रियंगमुखी है। ये भी सब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र का क्या महत्व है, अधोमुखी नक्षत्र का क्या महत्व है, त्रियंगमुखी नक्षत्र का क्या महत्व है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि भाई यदि हम किसी एक राशि विशेष के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने यदि मान लीजिए पूछ लिया कि भाई मेष राशि क्या है, तो आप क्या तत्काल बोल लेंगे, मेष राशि के बारे में थोड़ा सा बता देंगे क्या भाई, कि अग्नि तत्व की राशि है और पृष्ठोदय राशि है, लाल रंग है, स्वामी मंगल है, सकारात्मक है, चर राशि वगैरह वगैरह, ये चीजें एक सामान्य तौर से बता देंगे। अब इसकी यदि व्यक्ति की हम क्वालिटी की बात करें तो क्या होगा, व्यक्ति की क्वालिटी में आप ये बता देंगे कि भाई जिस जातक की मेष राशि है, शारीरिक मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस होगा, लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेतृत्व वाला होगा, थोड़ा खाना कम खाएगा लेकिन तीखा खाना पसंद करता है, गर्म खाना पसंद करता है, कई बार थोड़ी सी झगड़ालू होता है, कई बार अधीर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, टू सम एक्सटेंट जो है वो सेल्फिश भी हो सकता है, स्वभाव में उग्रता वगैरह, ये सब चीजें जो है आप किसी को बोल देंगे। अब हम साप्ताहिक भविष्य फल भी पढ़ते हैं और लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कई बार ज्योतिषियों को गलत भी ठहरा देते हैं कि भाई ये क्या सब लिखा है, ये तो सबके साथ होता नहीं है। तो वे लोग भी अपनी जगह सही है। क्यों सही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, सपोज अभी मोटा मोटा 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ डिवाइडेड बाई 12 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारी राशियां 12 है, तो अबाउट 12 करोड़ यानी 11.66 करोड़ के आसपास एक राशि के अंदर आ जाते हैं। तो क्या आज मेष राशि में जो घटित हो रहा है, क्या 12 करोड़ लोगों के साथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर वहां आ जाता है जो उनके नक्षत्रों पर आधारित है, ठीक है ना, उनके नक्षत्रों पे वो चीजें जी। अब मेष राशि मान लीजिए अश्विनी में किसी का जन्म हो गया, तो अश्विनी में यदि मेरा जन्म हो रहा है, अब मेष राशि में कितने नक्षत्र है, अश्विनी भरणी और कृतिका का पहला चरण। तो मेष राशि में यदि मेरा जन्म हुआ है तो वो जो मैंने अभी आपको ऊपर स्लाइड दिखाई, मेरा पूरा वो नहीं होगा, मेरा वो चरित्र या मेरा जो नेचर है या मेरा जो व्यवहार है या मेरा रूप रंग आकार है वो उसके मुताबिक नहीं होगा, बल्कि अश्विनी नक्षत्र में यदि मेरा जन्म हुआ है यानी 0 to 13 20 के अंदर अंदर यदि मेरा जन्म हुआ है तो मेरी क्वालिटीज बदल गई। अति सक्रिय हूं मैं, मेरा जो ब्रेन है वो हमेशा चलायमान है, ऑलवेज थॉटफुल प्रोसेस में रहूंगा, थोड़ा सा क्रोधी रहूंगा, चैलेंजेस को स्वीकार करने वाला रहूंगा, ठीक है ना। और चंद्रमा यदि अनफॉर्चुनेटली कहीं पीड़ित है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है मेरे लिए। क्या दिक्कत है कि मेंटली मैं किसी गलत संगत में पड़ जाऊं, थोड़ा जुनूनी हो सकता हूं, और केतु की दशा मुझे बचपन में मिल रही है तो भाई कुछ कठिनाई भी मेरे को फेस करना पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है अश्विनी नक्षत्र है। अब अश्विनी नक्षत्र को हम आगे चल के जब क्लासेस में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई अश्विनी का प्रतीक कौन है, तो अश्विनी का प्रतीक घोड़ा है, हॉर्स है। तो हॉर्स की क्या क्वालिटी है, तो साहब बहुत एनर्जेटिक है। हॉर्स को अपने जो उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसके बारे में कहा गया कि उसको बड़ा प्रेम होता है, ठीक है। फिर अश्विनी कुमार की अभी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा मैं। तो अश्विनी कुमार का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, और अश्विनी नक्षत्र में व्यक्ति की क्या क्वालिटी है। अभी आप देखो कि अश्विनी जो नक्षत्र में जिनका जन्म है वो अपने आप को बताना चाहता है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, वो अपने आप को शो ऑफ करता है ना। भाई बारात भी जाती तो घोड़े पे जाती ताकि सब लोग देख ले। उस समय क्या हो रहा है, वो दूल्हा बताना चाहता है कि भाई मैं हूं, ठीक है। तो किस पर सवार है, घोड़े पर सवार है। और जो भी काम हमें जल्दी करना है, फुर्ती से करना है, वो कहां पर है, वो अश्विनी नक्षत्र में। अब यही मेरा नेचर यदि मैं भरणी नक्षत्र में आया हूं तो ये मेरा नेचर थोड़ा सा बदल गया। क्या हो गया कि वस्तुओं से प्रेम करने वाला हो गया हूं, थोड़ा सा मेरे अंदर काम इच्छाएं बढ़ गई हैं, कुछ जुनूनी हो गया है, रिश्तों में मैं गलत चयन कर लेता हूँ, है ना, भावनाओं को एक्सेस कर सकता हूँ, कष्ट सहन करने वाला हो सकता हूँ। लेकिन मेरा बचपन, चूंकि भाई मैं वीनस की महादशा में आया हूँ इस दुनिया में,
तो हो सकता है कि मेरा जो बचपन है वो आरामदायक हो, बशर्ते कि भाई जो मेरा प्लेनेट वीनस है वो अच्छा हो। ठीक है ना। अब यदि मेरा जन्म कृतिका में हो गया तो कृतिका क्या है, अब कृतिका का जो प्रतीक चिन्ह है वो चाकू है या तलवार है। तो ये अच्छे योद्धा हैं, हीलर हैं, किसी से लड़ने भिड़ने में इनको संकोच नहीं होता है। ठीक है ना। और अपनी सफलता के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव हमको मिलता है, सूर्य की महादशा मिलती है। अब ऐसे व्यक्तियों को यदि बचपन से ही अच्छी संगत मिल जाती है, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, तो ये काफी अच्छे से अपने आप को ढाल सकते हैं। अदरवाइज इनको क्या सलाह दी जाती है कि भाई आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो मेष राशि है इसमें 3 नक्षत्रों के कारण इतना परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। अब पौराणिक कुछ बातें बताऊं आपको अभी, कि क्लास में सुनना पसंद करोगे आप लोग? बोलिए। अश्विनी कुमार का जन्म क्या है, अश्विनी कुमार का जन्म, और ये क्या कहता है हमारा पता जो, हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र क्या कहता है? तो देखिए, अश्विनी जो नक्षत्र है ये जोडियाक का पहला नक्षत्र है। और थोड़ा सा यदि हम अध्यात्म की बात करें तो जब आत्मा इस धरती पे आना चाहती है तो वो आत्मा भी अपने लिए उपयुक्त पेरेंट्स का सिलेक्शन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आत्मा को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं मिलते तब तक वो आत्मा सर्च करती रहती कि भाई मैं किसके घरों में जाऊं और किस प्रकार से ये करूं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 16 जो संस्कार है इनका बड़ा महत्व है। हालांकि अब लोग उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज हैं वो गर्भाधान से पहले विविध प्रकार की पूजन पाठ प्रक्रियाएं करते थे, धार्मिक क्रियाएं करते थे, ताकि जो संतान प्राप्ति जो हमें हो वो अच्छी हो। और इस प्रकार से वो संतान प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान जो है मतलब जो है किया करते थे। तो ये जो धार्मिक क्रियाकलाप है ये एक उचित आत्मा को शरीर के रूप में परिवार में आकर्षित करने या परिवार में बुलाने की भी एक प्रक्रिया है। और आत्मा भी ये देखती थी कि भाई किससे कितना हिसाब मुझे चुकता करना है। क्योंकि जो पूर्व जन्म की यदि हम बात करें, कर्म का ये जो हमारा शरीर है, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस शरीर के माध्यम से जो आत्मा है वो अपने कर्मों का भोग भोगती है। आप हम सब जानते हैं इस बात को। ठीक है ना। तो अब ये जो सर्च करने की जो प्रक्रिया है, व्हाट डज इट मीन, कि मैं एक बार में अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक बार में परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो अश्विनी जो नक्षत्र है वो परफेक्टनेस की तलाश में रहता है हमेशा। ठीक है। अब यदि अश्विनी वाला आपका बॉस बन जाए तो आपका जीना मुहाल है। क्या बोलेगा, अरे भाई ये जरा इसको ठीक करके लाओ। अब आप ठीक करके ले गए, मान लीजिए कोई पत्र की बात कर रहे हैं, कोई लेटर की बात कर रहे हैं, कोई ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, अरे भाई ये लाइन की जगह आपको ये लाइन लिखना चाहिए, आपने वो लाइन लिख के ले गए, अरे भाई यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगा, यहाँ फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा। तो यानी वो व्यक्ति इतना परफेक्ट काम चाहता है कि वो बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहता है। अच्छा, अब इसमें केतु महाराज ये बतलाते हैं कि मुझे जन्म लेने के लिए एक बी फिटिंग एनर्जी मुझे चाहिए, और जब तक वो मुझे नहीं मिल रही है तब तक मैं शरीर को धारण नहीं करूंगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अश्विनी नक्षत्र में यदि हम कोई काम आरंभ करें तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। यानी मेरा जो नया जीवन चालू हो रहा है वहां पर मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और अश्विनी में चूंकि आत्मा बार बार सर्च कर रही है तो इसका एक अर्थ क्या हो रहा है कि वहां रुकावटें हैं, वहां टर्मिनेशन है। एक चीज मैंने चुन ली फिर टर्मिनेट कर दिया, नहीं भाई ये तो बराबर नहीं है। तो अश्विनी नक्षत्र जहां कहीं भी होगा वहां संतान में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और एबॉर्शन की हिस्ट्री भी वहां पर हमको मिल सकती है। ठीक है ना। तो अश्विनी में क्या हो रहा है, हमने देखा कि कहीं अड़चने आ रही हैं। अश्विनी में क्या हो रहा है कि व्यक्ति
को जीवन का अनुभव नहीं है, व्यक्ति का जीवन का अनुभव नहीं है, इसका मतलब क्या है? हर काम में वो जल्दबाजी कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, डिसीजन लेके वो तुरंत उसको लागू करना चाह रहा है, बिना सोचे विचारे वो जल्दबाजी में भी काम कर लेता है। अच्छा, केतु का जैसे मैंने कहा कि केतु हेडलेस है। हेडलेस होने का मतलब क्या है कि मेरा जो शरीर है पूर्ण नहीं है, यानी मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूं, तो मेरे अंदर मैं पूर्णता की तलाश में हूं। और वही पूर्णता कहाँ दिख रही है? जो अभी आपको मैंने कहा कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, हर काम में परफेक्टनेस होना चाहिए, और इस पूर्णता के कारण उसके मन में बड़ा असंतोष रहता है। तो अश्विनी वाला यदि व्यक्ति है तो उसके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा, और वो हमेशा अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। जो अभी मैंने घोड़े पे दूल्हे बैठे रहने का आपको उदाहरण दिया, तो वो हमेशा अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, इसीलिए वो जो है शो ऑफ भी करता है। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्यदेव की जो पत्नी है वो संज्ञा है, और संज्ञा एक सीमा तक तो सूर्यदेव के जो तेज को सहन करती रहती है, लेकिन जब उनसे वो उसका तेज सहन नहीं होती तो वो भी क्या करती हैं, वो तपस्या के लिए चली जाती हैं। और तपस्या क्यों करना चाहती हैं? कि मैं सूर्य भगवान के इक्विवेलेंट हो सकूं और सूर्य भगवान के तेज को मैं सहन कर सकूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अश्विनी में बराबरी करने का बहुत ज्यादा, यानी चैलेंजेस। सर हम बस ये चाहते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन जो भी, जैसे हम जो भी एक नक्षत्र करें तो उसका एप्लीकेशन हमें चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स पे बताया जाए। बताएंगे, वो भी बताएंगे। बस हालांकि हाँ, वो ये चाह रहे थे सर। देखिए, वो हमारा जो सिलेबस है, अभी आप सिलेबस भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मैं वैसा भी करके बताऊं। ये एक पत्रिका आपके सामने रख दी मैंने, कुछ बोल सकते हो उसके बारे में? बताओ, इसके स्पाउस के बारे में, कैन यू टेल अबाउट समथिंग? इसके स्पाउस के बारे में मुझे जानना है, बता सकते हो आप? अब आप कहोगे साहब इसमें तो कहीं ग्रह ही नहीं है, क्या बोलूं मैं? लेकिन इसके बारे में भी बोला जा सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये तो ब्लैंक चार्ट हो गया, नहीं। सर अब जो पर मिथुन, गुरु राशि स्पाउस के उसमें धनु राशि है, तो स्पाउस जो है कहीं ना कहीं धनु से, गुरु से रिलेटेड, धनु राशि के गुण धर्म मतलब गुण धर्म। हम वही करेंगे कि हम धनु राशि के गुणधर्म रख देंगे। अब मैं धनु राशि के गुणधर्म भी बता देता हूं आपको। पहला तो वो बोलेगा भाई कि जो है अपने जो रूट्स है उस रूट से भी धनु राशि वाला चला जाता है, दूर चला जाता है। कई बार उसमें स्वयं का नुकसान करने की प्रवृत्ति होती है, उसके मनोभाव को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हमेशा जो है एक नई संभावनाओं की तलाश में रहता है, जल्दी विचलित नहीं होता है, और उसके वो अपने मनोभाव को, अपनी इच्छाओं को छुपाने में बड़ा मास्टर होता है, परंतु दूसरे को मोटिवेट करता है ना। उसमें क्रिएटिविटी होती है, मल्टी टैलेंटेड होता है, प्रतिभावान व्यक्ति होता है, सरलता भी रहती है, सृजनशीलता भी रहती है, व्यक्तिगत त्याग भी करता है। और कुछ लोग जो है संसार में रहते हुए संसार से विरक्त रहते हैं, मतलब अलग रहने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कमल का फूल जो है पानी में रहते हुए पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, इस प्रकार का भी होता है। और उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, अपनी जरूरतों को वो नियंत्रण में भी रखता। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। अब आप में से जो मिथुन वाले हैं, तो अब आप देख लीजिए कि ये चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। कुछ एक मिलेंगी, कुछ एक नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, मुझे यदि नक्षत्र का ज्ञान है, मुझे यदि डिग्री का ज्ञान है, तो मैं देख लूंगा कि भाई ये मूल वाला बंदा है कि पूर्वाषाढ़ा बंदा है कि उत्तराषाढ़ा है ना। अब मैं यदि मिथुन राशि के बारे में एक बात और पूछूं, जो अक्सर क्लास में भी मैं करते रहता हूं, कि भाई मिथुन वाला सामान्य तौर से अपने परिवार में बड़ा होता है। मिथुन लग्न वाला जो जातक है अपने परिवार में सामान्य तौर से बड़ा होता है, अपने से बड़ा होने नहीं देता है वो। और यदि उससे कोई बड़ा है तो उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, और यदि रिश्ते अच्छे तो वो जीवन में कभी साथ साथ नहीं रहेंगे। अब आप में से जो मिथुन वाले हैं वो देख लें ये सही है कि गलत है ना। होंगे आप में भाई, अभी हम लोग 30 लोग हैं, 30 में से
2 3 5 लोग तो हो ही सकते हैं। अब देख लो आप, यदि गलत है तो मुझे बताओ, सही है तो मुझे बताओ। सर करेक्ट है सर, सही है सर। करेक्ट ही होना है। तो ये नक्षत्रों की स्टडी है, मैंने कोई ग्रह नहीं देखे, मैंने तो सिर्फ सिंपल चार्ट रख दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये क्यों सर है, जब कैसे है? हाँ बोलिए। सर जब हम बात कर रहे हैं तो हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं ना, मिथुन लगन की तो नहीं बात कर रहे हो? देखिए चार्ट क्या रखा है ये आपके तो सामने, लगन है, चार्ट क्या मिथुन रखा लगन, मिथुन है? ये लगन है। लग्न का चार्ट है। मैंने हाँ राशि जी, बोला ही नहीं, मैंने एसेंडेंट की बात की है, मैंने लग्न की बात की। जी तो ठीक है ये सर। सब चीजें भी हम लोग ऐसे उसको जोड़ने की कोशिश वहां पे करेंगे। अब इसका सिलेबस भी आप लोग देख लीजिए, ये जो अप्रूव्ड सिलेबस है हमारे इंडियन काउंसिल का, वो ये है। लेकिन रोहिणी चैप्टर में मेरी कोशिश होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे साथियों को ज्ञान दे पाए। तो मैं अपनी तरफ से ये पौराणिक कथाएं हैं या कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो अब जैसे मीनिंग आप स्टार के बारे में सोचेंगे, स्टार्स कैसे बन जाते हैं। 7 प्रकार के स्टार्स हैं, O B A F G K M, ये उनकी एज पर देयर टेम्परेचर है ना। अब जैसे O कैटेगरी का है तो इसका टेम्परेचर 33,000 केल्विन से ज्यादा होता है। M वाला है तो 2,500 केल्विन के आसपास, उनका केल्विन में हम लोग नापते हैं, और उस केल्विन के मुताबिक ही जो स्टार्स हैं उनके रंगों का के वर्गीकरण भी है, वो काफी सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यदि मेरा जन्म किसी विशेष नक्षत्र में हुआ है लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ सकता है ये भी हम देखेंगे। और जो आपका नक्षत्र नवतारा है, नवतारा चक्र को भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देव नक्षत्र क्या होते हैं, यम नक्षत्र क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। और इसमें एक विशिष्ट बात है कि हमारे जो आदरणीय शुक्ला सर हैं, जो कि चेयरमैन हैं हमारे इसके आईकास के, उन्होंने उनका ये कंसेप्ट है दुर्गम काल, अति दुर्गम काल और अति सुगम काल। अति सुगम काल हम लोग विशारद में पढ़ेंगे, अति दुर्गम काल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो क्या चीज होती है। फिर ये हमारी विंशोत्तरी दशाओं की गणना, हालांकि अब भाई अब तो देखिए गणित का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि सबके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमने किया और बटन दबाई और सब आ जाती है दशाएं। लेकिन दशाएं आती कैसे हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर नक्षत्र के पद क्या है, उन नक्षत्रों के देवता हैं, उन नक्षत्रों से संबंधित वृक्ष हैं। अब वृक्ष क्या है, पक्षी भी है नक्षत्रों के। तो ये सब चीजों पर भी हम लोग जो है वहां पर विचार करेंगे। ये हिंदी में भी है ना, हिंदी में भी मैंने लिखा, 1 मिनट दीजिएगा। ये सब चीजें जो है हम लोग इस अपने उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब नक्षत्र प्रवीण के कोर्स में जो पात्रता वाली बात है, आप सब हालांकि सभी आईकास के विद्यार्थी हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, मिनिमम तो ज्योतिष प्रवीण सभी हैं ही, है ना। एडमिशन और फीस के बारे में अपने अपना, क्योंकि इसमें दूसरे चैप्टर्स के भी है, तो आप अपने चैप्टर चेयरमैन से बात कर लीजिएगा। नक्षत्र कोर्स में 2 सेमेस्टर रखे गए, नक्षत्र प्रवीण 6 महीना, नक्षत्र विशारद 6 महीना। कुछ खाना है दे दो। और इसके बाद जो है परीक्षाएं, आजकल ऑफलाइन पे ज्यादा जोर है, बाकी आप सबको मालूम ही होगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है परीक्षाओं के बारे में। क्लासेस इसकी हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। अब यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप, स्वागत है आप लोगों का। सर क्लासेस की ड्यूरेशन और कब होंगी, टाइमिंग्स? टाइमिंग तो देखिए सैटरडे और संडे, तो आपकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे 4 बजे से रखेंगे, 4 से 5, 1 घंटा। या अच्छा, ज्यादातर लोग संडे भी यदि होगी, चाहेंगे, 2 दिन होंगी सर? नहीं नहीं नहीं, केवल सैटरडे, एक सर दिन रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहेगा। मिलेगी? हालांकि रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा सा बीच बीच में भी काफी दिक्कतें हुई थी टेक्निकली, लेकिन रिकॉर्डिंग है, वो तो आप लोग सब जानते हैं, 4-5 दिन के लिए तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। और
जो पीपीटी दिखाएंगे उसका अपना फोटो वोटो लेके आप अपने भी नोट्स बनाइएगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, तो पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए आप लोग। पीडीएफ ठीक कुछ है कुछ सर। जो चीजें चार्ट्स वगैरह जहाँ जरूरत है वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा। जहाँ ज्यादा लेंथी हो वहां पर पीडीएफ दे दीजिएगा, फिर करेंगे लंबा करेंगे। लंबा जो। मैंने एक चार्ट सर जो बनाया हुआ है, वो चार्ट पढ़ के ही आप, यदि एग्जाम पास करने का उद्देश्य है तो वो चार्ट पढ़ के ही आप एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सर प्रिडिक्शन वाला एग्जाम मामला है वो ऑफलाइन देखेंगे। है ऑनलाइन सर एग्जाम? एग्जाम ज्यादातर तो भाई ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन के बारे में तो ये है कि यदि सेंटर वहां पे नहीं है आईकास का तो ही हम ऑनलाइन मतलब दे सकेंगे। अदरवाइज जैसे अब दिल्ली के विद्यार्थी हैं, दिल्ली में तो कई सारे हमारे चैप्टर हैं, जो भी निकटवर्ती चैप्टर है वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। सर 50 सब्जेक्टिव है किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव? देखिए ये जो ऑनलाइन है वो तो ऑब्जेक्टिव है, ऑफलाइन में जी जी थोड़ा जी। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ सकता है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। लेकिन वो